ये कहानी एक पारिवारिक जीवन से संबंधित है जिसको सुनकर आपको बहुत सी बातें सीखने और समझने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक और आगे शेयर कर दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए रोजाना नई नई इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आती रहूँगी। तो चलिए चलती हूँ आज की कहानी की तरफ। रिजवान 4 साल के बाद हिंदुस्तान आ रहा था। उसकी माँ उसकी शादी करना चाहती थी। जब रिजवान ने बताया वह बाहर विदेश में किसी लड़की से शादी कर चुका है, पर रिजवान की माँ ना मानी और बोली यहाँ पर भी एक शादी करके जाओ ताकि वो मेरी सेवा कर सके। ये सुनते रिजवान ने एक गरीब बेसहारा लड़की से शादी कर ली और वापस बाहर चला गया। वह अपनी बीवी को फोन तक न करता। उसकी पत्नी सारा दिन घर के काम करती और सास की सेवा करती। सास उसे बुरा भला कहती और उसे ताना देती, मेरा बेटा तेरी बदसूरती की वजह से वापस नहीं आता। एक दिन अचानक रिजवान वापस हिंदुस्तान लौट आया। पत्नी के कदमों में गिर गया। ये देखकर माँ हैरान रह गई। पर कयामत तो तब टूटी जब रिजवान की पत्नी ने रिजवान को धक्का दिया और कहा, दिल्ली जैसे बड़े शहर के पौज इलाके में 3 मनहूस लोग रहते थे, रिजवान, उसकी माँ और उसका बाप। एक प्राइवेट स्कूल में गार्ड था जिसे इतनी कम तनख्वाह मिलती थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। ऊपर से रिजवान की माँ वे औरत नहीं थी जो कम में सब्र करती और खुददारी से अपनी जिंदगी बिताती। हमेशा से अच्छा खाने पहनने की शौकीन रिजवान की माँ ने रिजवान को यही सबक पढ़ाया कि अमीर बनना है, चाहे किसी भी तरीके से। माँ कभी यहाँ तो कभी वहाँ घरों से कुछ न कुछ मांग करके ले आती, जिससे 2 टाइम की अय्यासी की रोटी खाते और तीसरे वक्त फिर बैठकर अपनी किस्मत को कोसती। एक नकारा आदमी से शादी हो गई है मेरी। उसकी माँ की एक और आदत थी, घर के काम काज करने में उनकी जान निकलती थी। घर कई कई दिन तक इतना गंदा और बिखरा हुआ पड़ा होता था, नॉर्मल इंसान वहाँ रहना मुहाल हो जाता, बल्कि उल्टियाँ भी आ सकती थी। वे हर हफ्ते भर की सफाई पापा इतवार वाले दिन करते और जरा सा पापा माँ को कुछ कह देते तो मानो मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया हो, ऐसी बात हो जाती थी। माँ छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देती थी कि पूरा मोहल्ला तमाशा देखना शुरू कर देता। पापा ने इस डर से कुछ भी कहना छोड़ दिया और मेरे ऊपर सारा ध्यान देने लगे। पापा जिस स्कूल में गार्ड थे वह स्कूल महंगा था, लेकिन पापा ने मुझे वहीं दाखिला दिलवाया था। स्कूल के प्रिंसिपल की मेहरबानी थी कि उन्होंने फीस माफ कर दिया था। पापा चाहते थे कि मैं अच्छे स्कूल से अच्छी पढ़ाई कर लूं ताकि जिंदगी में वह सब हासिल करूं जो पापा ने नहीं कर सके। मेरे पापा मुझे अपनी गार्ड की मामूली नौकरी करते नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वह अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी तरसते रहते थे। इसलिए मेरी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। लेकिन मैंने सीखा वही जो माँ ने मुझे सिखाया समझाया था। मैं अपनी माँ की तरह कामचोर होता चला गया और चाहता था कि कोई काम भी ना करना पड़े, पैसे और अच्छा खाना भी मिलता रहे जैसे माँ चाहती थी। एक बार मोहल्ले की एक औरत ने माँ से कहा कि मैं तुम्हें किसी बड़े बंगले में काम दिलवा देती हूँ, साफ सफाई का काम है, कमाने लगोगी तो अच्छी गुजर बसर होने लगेगी। मगर माँ ने तो साफ मना कर दिया था। वह अपने घर को साफ नहीं रख सकती तो किसी दूसरे के घर को कैसे साफ रखेंगी। जब सब कुछ बगैर काम किए बगैर मेहनत किए मिल सकता था तो काम करने और खुद को थकाने की क्या जरूरत थी। माँ जैसी एक औरत थी मोहल्ले में जिसका मकसद भी बस मांग कर अच्छी जिंदगी गुजारा करना ही था। माँ हर हफ्ते सुबह निकल जाती और शाम को वापस आती तो ढेरों सामान और कुछ 1000 रुपयों के साथ। वे दोनों अमीर घरों में जाती थीं और रो धोकर अपनी मजबूरियां बताती और झूठ मूठ अपने बच्चों की या पति के कैंसर का बताकर रोना धोना करके राशन के साथ पैसे भी ऐंठ लाती थी और पूरी तरह से भिखारन बनती जा रही थी। जब माँ के उस दोस्त की बेटी के पास कहीं से टच वाला मोबाइल आ गया तो जैसे पैसे की रील पेल हो गई थी। माँ और उनकी दोस्त अब डिजिटल भिखारन बन गई थी, जो फेसबुक पर लोगों के सामने रोती गिड़गिड़ाती और लाइव ज्यादा करके अपना दुखड़ा रोती और कुछ तरस खाने वाले लोग उनकी मदद कर दिया करते थे और पैसे, कपड़े और खाने की सामान भी भेज दिया करते थे। अपनी खुददारी बेचकर माँ ने खाना पीना, अच्छा कपड़ा पहनना यही सब अच्छा समझा। यही सब देखकर मैं भी सीखता चला गया था। मेरे पापा मेरी माँ को ये सब काम करने से मना करते थे। वह उल्टा उन पर चिल्ला पड़ती थी। इसलिए मेरे पापा मुझ पर ध्यान देते और मुझे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते, मगर मैं कामयाब ना हो सका। हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों होते हैं और अच्छाई का रास्ता बहुत कठिन होता है और बुराई का रास्ता आसान होता है। मैं भी बुराई के रास्ते पर चल निकला।
छठी क्लास में था जब क्लास फेलो के बैग से पैसे चुराने पर मुझे स्कूल से बेदखल कर दिया गया था और साथ ही पापा की नौकरी भी खत्म कर दी गई थी। पापा उस दिन रो पड़े थे ये सोचकर कि मैं अपने बेटे की परवरिश करने में नाकाम हो गया, मगर फिर भी वो हार मानना नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझको सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया और खुद सब्जी की दुकान लगाने लगे। वह मेरी पढ़ाई के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, लेकिन मेरा दिमाग और दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। मैं हर वक्त अमीर होने के बारे में सोचता रहता था और कोई ऐसा तरीका तलाश करना चाहता था जिसे मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। फिर मुझे तरीका मिल भी गया था। मेरी दोस्ती मोहल्ले के कुछ बदमाश और अमीर लड़कों से हो गई थी जो हर गैर कानूनी काम में लगे हुए थे, और तभी मैंने सिर्फ 13 साल की उम्र में उन लड़कों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी की पहली बड़ी वारदात की और नतीजा भी निकल कर आया। मैं पकड़ा गया था और बाकी साथी पैसे लेकर भाग चुके थे। मैं बैंक की सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा था, इसलिए मुझ पर साबित हो गया था। मेरी कम उम्र होने की वजह से कम सजा सुनाई गई थी। पापा मेरी हरकतों को सह नहीं पाए थे और बेइज्जती होने के बाद उस चीज को मेरे पापा ज्यादा बर्दाश्त ना कर पाए और इस सदमे की वजह से उनको दिल का दौरा पड़ने से घर में ही दम तोड़ गए थे। मैं जेल में ही था जब पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मैं एक दिन के पैरोल के लिए आया, उनके जनाजे में शामिल हो गया था। अब लगभग मेरी सजा भी खत्म हो गई थी। घर आया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मेरा घर हमेशा की तरह बिखरा हुआ था। घर को संभालने वाला तो जा चुका था और बची माँ थी। वह बुखार से तपते बदन के साथ बेहोश पड़ी थी। घर में भागकर मोहल्ले के डॉक्टर को बुलाया, जिसने माँ को दवाई वगैरह दी। उनकी हालत कुछ ठीक हुई। पापा के जाने के बाद माँ की बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ मिलकर वह घरों में भीख मांगा करती थी, उसकी बेटी ने बड़ा हाथ मारा था। किसी अमीर लड़के को फंसाकर उसे शादी कर ली थी और अपनी माँ को भी साथ ही ले गई थी। बड़े से बंगले में फिर पलटकर उन्होंने माँ की खबर तक नहीं ली थी। माँ ने बुखार के हालत में अल्लाह से सिर्फ एक ही शिकायत की थी, काश उनके यहाँ बेटा नहीं बेटी होती तो वह भी अपनी बेटी के जरिए अमीरी की जिंदगी गुजार लेती। अब मेरे साथ ये बहुत मुश्किल लग रहा था। जेल से आने के बाद मैं बहुत बदला सा हो गया था और मेहनत करके कमाने की कोशिश करने लगा था। मैंने पापा की सब्जी वाली रेडी लगानी शुरू कर दी थी, जिसे 2 वक्त का खाना हम दोनों माँ बेटे को मिल जाया करता था। मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया और पापा के हिस्से की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी, मगर सब्जी की रेडी से गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। माँ मुझे देखकर चिढ़ती रहती थी, तुम इतना बदलकर अपना नुकसान कर रहे हो। मैं बस चुप से गहरी सोच में डूबा रहता था। कभी बोला तो सिर्फ इतना कि माँ, मैं समझ लिया है, मैं उन छोटी छोटी चोरियों के लिए नहीं हूँ। इस काम में तो इंसान बड़ा बुरा फंस जाता है। मैं एक दिन जरूर कुछ बड़ा करूँगा जिसे दुनिया मेरी मिसाल दिया करेगी। मुझे कोई बुरी नज़र से भी नहीं देख सकेगा और वे वक्त जल्दी आएगा। मेरी माँ और मेरे सपने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। फिर मैंने अपना घर बेचकर कुछ उधार वगैरह करके एक दूसरे शहर में घर ले लिया था। अब बड़ा हो चुका था, हर अच्छी चीज़ के लिए अपने लिए उम्मीद रखता था। मैंने सब्जी की रेडी लगानी छोड़ दी, एक कंपनी में सेलर की जॉब करने लगा। मेरे काम से वहाँ मालिक बहुत खुश था, क्योंकि मैं हर वक्त चौकन्ना रहता, आने वाले कस्टमर से बहुत अच्छे तरीके से डील करता था। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक रहती थी। मेरी आंखें हमेशा किसी के तलाश में रहती थी। मैं किस शिकार में हूँ किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। मैं इंतजार में था कुछ बड़ा हाथ आए, और ना ही मैं किसी को कभी अपने दुकान से खाली जाने दिया करता था। सेल्समैन था, लेकिन उसके अलावा भी मेरे पास कुछ और खूबियाँ थी जो मुझे अच्छा इंसान बना देती थी। मैं बेहद हैंडसम था, मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी। मैं अपनी बातों में चुटकियों से लोगों को अपने तरफ मोड़ लेता था। मुझसे बात करने वाली लड़कियां दोबारा मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मैं इतने शातिर दिमाग से लड़कियों को टाल देता था। मेरी इसी अदा पर लड़कियां मर मिटती थीं। मैंने कई लड़कियों को नज़रअंदाज किया हुआ था, क्योंकि मुझे तलाश थी एक ऐसी लड़की जो बहुत दौलतमंद हो, साथ ही साथ बेवकूफ़ और मुझ पर मर मिटने वाली हो। उसके आगे पीछे ज़्यादा लोग बोलने वाले खड़े ना हो। फिर मेरी तलाश खत्म हो गई। एक दिन एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की मेरे दुकान में आई तो खुद को बार बार इस दुकान पर आने से नहीं रोक पाई थी। वो पहली नज़र में मुझ पर फिदा हो गई थी, और जब तीसरी बार मेरे दुकान पर आई तो उसने मुझे कॉफ़ी पीने की ऑफ़र की थी, जो कुछ देर के बाद मैंने कबूल कर लिया था। मैं ऐसे ही इनकार करके अपना भाव बढ़ाना चाहता था। फिर एक दिन डेट पर जाकर उस लड़की से सारी हिस्ट्री निकलवाना चाहता था। जो लड़की मेरे प्लानिंग के हिसाब से ना होती तो मैं उससे दूरी बना लेता। मेरे प्लानिंग के हिसाब से पहली नज़र में ही मेरी मुलाकात रिफा से हुई, लेकिन वह बहुत ज़्यादा साधारण और बेवकूफ़ लड़की लग रही थी।
जो अपना पैसा यूं ही मुझ पर खर्च कर दिया करती थी। फिर भी मैं उसे और ज़्यादा परखना चाहता था कि वो मेरे लिए और क्या कुछ कर सकती है। फिर मैंने उससे ब्रेकअप ले लिया और आइंदा के लिए अपने आप को समझदार बनाने का फैसला किया। रिफा के साथ कॉफ़ी पीते ही मैं ये अंदाज़ा लगा चुका था वह किस तरह बेवकूफ़ है, मगर अमीर लड़की है। रिफा के बाप करोड़पति था, उसकी करोड़ों की जायदाद थी। उसके बाप की भी मौत हो चुकी थी। रिश्तों के नाम पर उसका एक चचेरा भाई और एक चचेरी बहन थी जो विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। रिफा अकेली अपने इतने बड़े बंगले में रहती थी। उसके कई नौकर चाकर थे। जब रिफा ने मेरे साथ पहली डेट की थी, उसने मुझे बहुत महंगा गिफ्ट किया था, जिसे देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। आखिरकार वह लड़की मेरे हिसाब से बन ही गई थी, जिसको मैं बरसों से अपने सपने पूरे करने के लिए ढूंढ रहा था। मैं रिफा की सारी जायदाद हथियाना चाहता था और ये मेरे लिए बिल्कुल आसान भी था, क्योंकि रिफा के आगे पीछे सवाल करने वाला कोई नहीं था। मेरा गिरेबान पकड़ने वाला भी कोई नहीं था। मैं रिफा को धीरे धीरे शीशे में उतारना शुरू कर दिया था और रिफा भी मेरी मोहब्बत के जाल में फंसने लगी थी। मेरा पहला मकसद एक फौज इलाके में घर था। उसके लिए मैंने एक शानदार प्लानिंग की थी। मैंने माँ को सारी बात बताकर अपने साथ शामिल कर लिया था। माँ भी तो हमेशा से आलीशान जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए वे खुशी खुशी वही सब करने लगी जो मैं कहता था। मैंने एक दोस्त की मदद से एक सरकारी अस्पताल में अपनी माँ को दाखिल करवा दिया। 4 दिन तक रिफा से मिलना जुलना भी बंद कर दिया और अपना फ़ोन वगैरह भी बंद कर दिया। रिफा 4 दिनों में एकदम पागल सी हो चुकी थी। सिर्फ 4 दिनों में उसने 50 चक्कर मेरे घर के लगाए थे, जिस घर में बड़ा सा ताला लगा हुआ था। रिफा को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और मेरी खबर लगाने के लिए वह किससे पूछती। जब उसने करीब दुकानदार से पूछा तो उस दुकानदार ने अस्पताल का पता दे दिया। ये सुनकर रिफा के होश ही उड़ गए थे और गाड़ी भगाती हुई वह अस्पताल पहुंची। वहाँ की हालत देखकर ही उसे उल्टी आने लगी थी, मगर मेरे पास पहुँचने के लिए उसने ये सब बर्दाश्त किया। नर्स के बताए हुए रास्ते तक उस वार्ड तक आई जहाँ मेरी माँ एडमिट थी। मुझे तो उसके आने का पहले से ही पता चल चुका था, इसलिए मैंने अपनी आंखें सुर्ख लाल कर ली थी और रोने लगा। सरकारी अस्पताल के वार्ड की हालत इतनी बुरी थी कि रिफा से एक पल वहाँ पर खड़ा नहीं रहा गया और मुझे बाहर आने के लिए कहकर भागती हुई नीचे जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। वह कभी भी ऐसे मैली मैली जगह पर नहीं आई थी, इसलिए उसका दिल खराब हो रहा था। थोड़ी देर में मैं उसके पीछे पीछे उसकी गाड़ी तक आ गया। वह बड़ी बेचैनी से बोली, मैं कितने दिन से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ और तुम्हारा नंबर बंद जा रहा है, और ये सब क्या है रिजवान? तुम्हें पता है मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं उसके शब्द की बेचैनी महसूस करके मेरा दिल मुस्कुराया था, मगर मैंने अपने चेहरे पर मजबूरी और लाचारी सजाकर बोला, तुम जानती हो मेरा घर कितने गंदे इलाके में है। मैं तो इन सब का आदी हो चुका हूँ, मगर माँ बूढ़ी हो रही है। वहाँ की गंदगी और ऐसे माहौल माँ के बीमारी पर बहुत गंदा असर छोड़ रहा है। वे बहुत बीमार हो गई हैं, इसलिए जल्दी मैं उन्हें अस्पताल लाया था। मुझे बता भी तो सकते थे, बल्कि एक फ़ोन भी तो कर सकते थे। रिफा मुझे बेचैन होकर देख रही थी। पूरे 4 दिन मुझे नहीं देखा था, तो अब रिफा मुझे अपनी बेचैनी बताना चाहती थी। कैसे 4 दिन वो मेरे बगैर जी है? तुम ही बताओ कैसे करता फ़ोन? इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो फ़ोन बेच दिया अपना, और फिर तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहता था। हम जैसों की ज़िंदगी से तुम जैसे अमीर लड़कियों को दूर ही रहना अच्छा लगता है, वरना हमारे इलाकों की गंदगी तुम्हारी तबीयत खराब कर सकती है। तुम देखो, 1 मिनट भी तुम वहाँ अंदर खड़ी नहीं हो पाई, और माँ 4 दिन से यहाँ है, और फिर दोबारा वही घर वही इलाका होगा जो सेहत और ज़्यादा खराब करता है। जिस तरह परेशान शब्दों में मजबूर होकर उससे बोल रहा था, रिफा के दिल को कुछ हुआ था। तुम्हें और आंटी को ज़रूरत नहीं इस इलाके में और इस घर में रहने की। और फिर वही हुआ जो मैंने प्लानिंग की थी। रिफा ने मुझे और मेरी मम्मी को घर लेकर दे दिया, जिसके लिए मैंने बहुत मना किया था, ताकि मुझे वह लालची ना समझे। और यूँ बगैर कुछ किए मुझे एक आलीशान इलाके में आलीशान बंगला मिल गया था। और माँ मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उनके सपनों का घर उन्हें मिल चुका था। उन्हें और क्या चाहिए था? लेकिन उन्हें अभी भी बहुत कुछ चाहिए था, और वे सब धीरे धीरे रिफा से लेने के लिए आइडिया बना भी चुकी थी। अगला टारगेट मेरा गाड़ी लेने का था। मेरे पास इस्तेमाल के लिए एक मोटरसाइकिल थी जो मैंने बहुत साल पहले ली थी, और अब वह बिल्कुल बुरी हालत में हो चुकी थी। मैंने अपनी अगली चाल चली। मैंने रिफा से बुलेट ले ली थी। मैंने किया कुछ ऐसा था, अपनी मोटरसाइकिल को यूं खंबे में दे मारा था, इसलिए मुझे जरा भी खरोच नहीं लगी थी। लेकिन मेरी मोटरसाइकिल बिल्कुल कबाड़ा हो गई थी और मैं अस्पताल में था जब रिफा रोती हुई मुझसे मिलने आई
क्या हो गया तुम्हें? अपना ध्यान रखा करो, तुम मेरी जिंदगी हो। रिफा का हाथ मेरे सर पर था, वह रोई जा रही थी। मैं ध्यान रखता हूँ, मगर मेरे मोटरसाइकिल का तो तुम्हें पता है, वो बाबा आदम के ज़माने की है। बल्कि वह था, अब तो वह भी कबाड़ा हो चुका है, मगर मैं उसे ठीक करवाऊंगा। मेरा वह एक ही सहारा है जिसे मैं जॉब करता हूँ, मैंने हंसते हुए बोला था, साथ ही साथ नज़रों से रिफा के चेहरे को भी टटोल रहा था। ज़रूरत ही क्या है ये फटीचर सा मोटरसाइकिल चलाने की, उसे ठीक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर हुआ हमेशा की तरह वही जो चाहता था। रिफा ने नई गाड़ी लाकर दे दी, जिसमें बैठकर मैं इतना खुश हुआ था जिसकी हद नहीं थी। मैं शॉर्टकट रास्ता तलाश कर चुका था। बगैर मेहनत के आलीशान जिंदगी जीने के धीरे धीरे अलग अलग बहानों से बहुत सी कीमती चीज़ें रिफा से ले चुका था। मेरे पास पहले सिर्फ कुछ हजार होते थे, अब मेरा बैंक बैलेंस करोड़ों में हो गया था। माँ के पास सोने चांदी हीरे, उनके पास हर तरह के जेवर हो गए थे। शादी की बात आती तो मैं टालता रहता, उसे पूरी तरह लूट चुका था। रिफा का दिल भी और उसकी दौलत भी। जब उड़ती उड़ती खबर पहुंची कि रिफा का चचेरा भाई और बहन मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हैं और वे हिंदुस्तान आकर सारे हिसाब करना चाहते थे। मैं काफ़ी सालों से रिफा के साथ था तो इतना जान ही चुका था। रिफा का चचेरा भाई उससे छोटा और एक उसकी चचेरी बहन, वे दोनों विदेश में पढ़ाई कर रहे थे और चालाक और समझदार हैं। उस लड़के से बचकर रहना ही समझदारी है। मैंने फैसला किया, जितना लूट चुका हूँ बस इसी में गुजारा कर लूँ और इस शहर से फरार हो जाऊँ। रिफा के भाई के आने से पहले पहले ही वह घर गाड़ी, जितने सामान रिफा ने मुझे दिए थे, मैं वह सब बेचकर बगैर रिफा को बताए माँ को लेकर वह शहर को छोड़ चुका था। पीछे वह पागलों की तरह प्यार करती हुई रिफा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे रिफा से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। मुझे जिस चीज़ से मोहब्बत थी रिफा से ले चुका था, सो मैं अपना रास्ता पकड़कर भाग आया था। इस शहर में मैंने उससे भी बढ़िया घर और गाड़ी खरीद ली थी और अपना बिजनेस शुरू करने का सोचने लगा। लेकिन मुझे सिर्फ चालने चलने और लोगों को लूटने आता था, बिजनेस करना नहीं। तो मेरा पहला बिजनेस बुरी तरह से ठप हो गया था और अच्छा खासा नुकसान भी हुआ था। लेकिन रिफा से इतना कुछ ले चुका था, मुझे नुकसान महसूस नहीं हुआ था। बिजनेस में नुकसान के बाद मैंने फैसला किया, अब विदेश जाकर कमाऊंगा। मैंने दुबई जाने का सोचा। अब तो मेरे पास ऑफर भी था, इसलिए वीज़ा वगैरह जल्दी ही लग गया था और मैं दुबई जा पहुंचा। एक दो स्टोर में मैंने काम किया, लेकिन अब मेरे जेब में इतना पैसा था, मैं काम क्यों करता। इसलिए मैंने काम छोड़ दिया और अपनी चाल पर आ गया था। मैं सोच रहा था, अगर यहाँ की किसी लड़की को फंसाकर शादी कर लूँ तो न सिर्फ दुबई की नागरिकता मिल जाएगी बल्कि दौलत भी। मैंने अपनी खोज शुरू कर दी थी और यूं कुछ ही दिनों के बाद मुझसे एक लड़की टकराई, जिसे देखकर मैं देखता ही रह गया। वह थी ही इतनी खूबसूरत कि उस पर नजर ठहरती तो हटती ही नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, जिसके लिए मेरा दिल भी धड़कने लगा था। मेरे लिए वह सफीना थी और दुबई में अपना बुटीक का स्टोर चला रही थी, बल्कि उसकी कई ब्रांच थी। वह रिफा से बहुत ज्यादा खूबसूरत और अमीर भी थी। उसकी मोहब्बत में गिरता चला गया। मैंने उसके बुटीक में नौकरी कर ली थी और मैं था भी इतना हैंडसम कि मुझे नज़रअंदाज करना किसी भी लड़के के लिए मुमकिन नहीं था। ऊपर से मैं अपनी बातों में सभी को फंसा लिया करता था। कैसे सफीना मुझसे दूर जाती, वह लड़की जिसे बुटीक के सभी कारीगर डरते थे, घबराते थे, क्योंकि वह गुस्से की बहुत तेज थी। वह एक मामूली से एम्प्लॉय को अचानक से इतना अहमियत देने लगी थी। सभी मेरी किस्मत पर जलने लगे थे। धीरे धीरे मैं सफीना के लिए इतना अहम होता चला गया था। मेरे बगैर रहना सफीना के लिए मुमकिन नहीं था। फिर सारे दुबई में उसकी जान पहचान वालों ने देखा, सफीना परियों जैसी लड़की ने अपने बुटीक में काम करने वाले लड़के को सबके सामने घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया था। इससे बढ़कर अच्छी किस्मत और क्या होगी किसी की। मैं तो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। दुबई जैसे देश में मुझको इतना शानदार प्रपोजल मिला था, फिर जितना शानदार मेरी शादी हुई थी, मैं तो देखता ही रह गया था। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। सफीना से शादी के बाद मानो मेरी किस्मत खुल गई थी। सफीना के बुटीक का मालिक बन गया था और अब सब मुझे सर सर कहते ना थकते थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सफीना ने मुझे सर आंखों पर बिठाया हुआ था और मुझ पर अपनी इतनी मोहब्बत निछावर करती थी कि मैं खुद हैरान रह जाता था। कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कैसे कर सकता था। सफीना की संगत में मैं सब कुछ भूल गया था और जब सफीना ने अपने बुटीक की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ला दी
तो मैं बता भी नहीं सकता मैं कितना खुश था। दुबई जैसे देश में इतने बड़े बिजनेसमैन का मालिक होना बहुत खुशकिस्मत की बात थी और मैं अब पैसों में खेलने लगा था, जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। जब एक दिन दिल्ली से मेरी माँ का फ़ोन आया था। माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो मुझे दिल्ली बुला रही थी। रिश्ते के नाम पर मेरे पास सिर्फ मेरी माँ ही थी और जितना मर्जी मैं लालची था, खुदगर्ज था, लेकिन मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। सफीना को बताकर मैं हिंदुस्तान आया था माँ से मिलने। इतने बड़े घर में माँ अकेले रहा करती थी, बहुत तंग हो गई थी और फिर उनकी तबीयत भी खराब होने लगी थी, इसलिए भी वो बात बात पर ज़्यादा हाइपर हो जाती थी। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे अपने साथ ले चल। मैं जब से आया था माँ की यही रट लगी हुई थी, न जाने किसने उनके दिमाग में ये सब बात डाल दी थी। माँ आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको वहाँ पर नहीं ले जा सकता। आप अच्छी भली यहाँ रह तो रही हैं, इतने नौकर भी हैं घर में, तो क्या ज़रूरत है मेरे साथ जाने की। मैं अपनी माँ को समझाने की कोशिश की थी। वह बात जो आते हुए सफीना ने मुझसे कहा था कि अपनी माँ को साथ लेकर मत आना, इसलिए मैंने अपनी माँ को साथ नहीं ले जा सकता था। तो फिर मेरी माँ कहने लगी, मुझे साथ नहीं ले जा सकते तो मत ले जाओ, शादी करके चला जा मेरा बेटा, कोई तो होगा यहाँ मेरे पास मेरा दिल बहलाने के लिए और मेरी सेवा करने के लिए। माँ ने नई फरमाइश कर डाली थी। माँ सेवा करने के लिए नौकर है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं दुबई में शादी कर चुका हूँ, मैं दूसरी शादी किसी हाल में नहीं कर सकता। मैं सोच कर भी कांप उठता था कि माँ की इस बात की भनक भी सफीना को पड़ जाती तो सब कुछ मेरे हाथ से चला जाता। मैं शादी नहीं करना चाहता था, मगर माँ की एक ही रट थी, हिंदुस्तान में शादी करो या मुझे साथ दुबई लेकर जाओ। तो मैं मजबूरी में आकर शादी के लिए मान गया। माँ चाहती थी कि गरीब बेसहारा कम अकल लड़की हो जो मेरी माँ की गुलाम बनकर उनके पास रहे। मेरी माँ की नौकरानी ने उनको एक रिश्ता बताया था। उस लड़की के माँ बाप नहीं थे और वह हमारी नौकरानी मरियम के साथ रहती थी। लोगों के घरों में बर्तन धोकर अपना पेट पालती थी। मरियम ने बताया वह उसकी दूर के रिश्तेदार की बेटी है। माँ को लंबे वक्त के लिए नौकरानी भी मिल गई थी। वह बहुत ही धूमधाम से मेरी माँ ने मेरी शादी करवाई, अपने दिल के सारे अरमान निकाले और लोगों से भी खूब वाहवाही समेटी। कैसे एक बेसहारा लड़की को सहारा दिया उन्होंने, नौकरानी को घर की मालकिन बना दिया था। मैं खूबसूरत और अमीर औरतों का दिलदार रहता था। मैं अपनी नई दुल्हन को देखना भी गवारा नहीं किया था। मैं उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए बहू बनाकर लाया था। तो शादी के तीसरे दिन ही मैं वापस दुबई चला गया था। पीछे रह गई थी मेरी गजल। मेरी माँ शायद उसको टॉर्चर करने के लिए ही अपनी बहू बनाकर लाई थी। जो और सासों को बहुओं को तड़पाकर तंग करके मिलता है वह नौकरों को तड़पाने में नहीं मिलता, इसलिए तो उन्होंने मेरी शादी करवाई थी। गजल चुप से मेरी माँ की सारी बातें सुनती थी, उनकी सेवा करती थी। वह जो कहती थी गजल वही करती थी। उनके लिए नए नए खाने पकाती थी, उनकी फरमाइश पर गाना गाती थी, बल्कि माँ तो उसे नचाती भी थी। समझो मेरी माँ के हाथ चाबी वाला खिलौना लग गया था, जिसे अपनी मर्जी से वो जब चाहे जैसे वह सब करवाती थी। गजल मेरी माँ के लिए एक टीवी थी जिसका रिमोट उनके हाथ में था और जब चाहे कोई भी चैनल लगा सकती थी। गजल की जिंदगी तबाह करके बहुत इंजॉय करती थी, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी और फिर धीरे धीरे वो बिस्तर की होकर रह गई। लेकिन बिस्तर पर लेटे लेटे बीमारी के हालत में भी उनकी जुबान को आराम नहीं था। जब वो लेटे लेटे तंग हो जाती वह गजल को बहुत गालियां देती थी और गजल ये सब कुछ सहती रहती थी। माँ गजल को ताने मारती थी, तुम्हारी इस मनहूस शकल की वजह से मेरा बेटा घर नहीं आता। अगर तुम जरा सी भी गोरी चिट्टी होती तो मेरा बेटा भी घर आने के बहाने करता, मगर मनहूस मेरी किस्मत जो तुम मेरे चांद से बेटे को मिल गई। वह अपनी इतनी बेइज्जती और तानों पर उफ तक ना करती थी, मगर वह कहती कुछ भी नहीं थी। माँ की हर कड़वी बातों को वह चुप से आंसुओं से बर्दाश्त कर लेती थी। वह खुद को दुनिया की बदकिस्मत लड़की समझती थी। उससे मैं मोहब्बत तो दूर की बात थी, मैं बात करना भी अच्छा नहीं समझता था। मेरे दुबई आने के बाद मैं कभी भी उससे बात नहीं की थी। मैं जब भी फ़ोन करता तो माँ को करता था और शायद मुझे याद भी नहीं था कि पीछे एक लड़की को अपने नाम से बांध कर छोड़ आया हूँ। मैं दौलत के पीछे भागने वाला इंसान था, बस दौलत चाहिए थी। जहाँ से पैसे मिलने की उम्मीद होती वहीं सर झुका देता था। वक्त जैसे तैसे गुजर रहा था और एक दिन फिर वह हुआ जिसका होना शायद हमेशा से तय था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है। खासकर माँ तो सोच भी नहीं सकती थी वे अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखेंगी जो उन्हें हैरान करके रख देगा। मैं हिंदुस्तान में दूसरी शादी करके आ गया था तो कभी पलटकर गजल की खबर भी नहीं ली थी, लेकिन शादी के 2 साल के बाद हिंदुस्तान लौटकर वापस आ चुका था
और घर आते ही माँ से मिलने की जगह गजल के कदमों में बैठ गया था। माँ ने ये मंजर देखा तो दिल पर हाथ रख लिया था, क्योंकि उनका रिजवान किसी के पैरों में बैठता ऐसा मुमकिन नहीं था। इधर गजल के पैरों में बैठा, इधर माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सारा का सारा आसमान भी तोड़कर माँ के ऊपर फेंक दिया था। मैं गजल से माफिया मांग रहा था, एक चांस चाहता था सब कुछ ठीक कर देने के लिए, मगर बहुत देर हो चुकी थी। गजल का इंतजार खत्म हो चुका था और अब वह रिजवान को देखना भी नहीं चाहती थी। क़यामत तो उस वक्त माँ और रिजवान पर टूटी थी जब गजल ने रिजवान को जोर का धक्का दिया और कहा, तुम बहुत देर से पहुँचे हो। रिजवान, तुम्हें अकल आते आते भी देर हो गई है, क्योंकि मैं अपना काम कर चुकी हूँ। उठाओ सामान और अपनी माँ को और मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। मेरे घर से गजल की आवाज का जलजला आज माँ और मुझे हिलाकर रख दिया था। माँ ने कहा, तुम होती कौन हो हमें इस घर से निकालने वाली? ये मेरा घर है और मेरे नाम पर है, तुम मुझे नहीं निकाल सकती। तुम्हें इस घर से मैं दफा करूंगी। मेरी माँ व्हीलचेयर पर थी, लेकिन उनकी जुबान हमेशा की तरह बड़ी स्पीड से चल रही थी। गजल ने कहा, आप मुझे टॉर्चर करने से अपना दिमाग दूसरी तरफ करती तो आपको पता चलता। ब्लैक चेक के साथ मैंने आपसे घर के पेपर भी साइन करवा लिए थे, और ये सिर्फ ये घर ही नहीं है, मैंने सब कुछ तुमसे ले लिया है। इस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं है माँ जी। वे हरा देने वाली मुस्कुराहट से बोली थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाया था। गजल का मुंह हमेशा के लिए बंद कर सकता था, लेकिन मुझे गजल की जरूरत थी, इसलिए मैं इस मामले को अच्छे से निपटाना चाहता था। और आज भी मुझे अपनी शक्ल पर गुरूर था। गजल को अपने शब्दों और हुस्न के जाल में फंसा ही लूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इतना बड़ा धोखा किया, तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? माँ को तो सदमा लगा हुआ था। आपको क्या लगा मैं इतने सालों से आपकी बकबक सुनने के लिए यहाँ ठहरी हूँ? नहीं जी, मैं ये सब हासिल करना चाहती थी, सो कर लिया। अब दोनों माँ बेटा निकलो यहाँ से। गजल ने दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया तो मैंने माँ को चुप रहने को कहा और बहुत गुरूर से गजल के दोनों हाथ थाम कर होठों से लगाए और उसे मोहब्बत से देखने लगा, जैसे कोई अपनी मोहब्बत को देखता हो। देखो गजल, मैं लौट कर आ गया हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा। हम दोनों को एक साथ चलना होगा और हम कितने अच्छे लगेंगे ना एक साथ। वैसे भी तुम्हारे पापा भी तो यही चाहते थे ना, तुम एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी बिताओ। मैं शब्दों का जाल फेंकना शुरू कर दिया था, गजल को शीशे में उतारना शुरू किया। मैं ये फन बखूबी जानता था। गजल ने कुछ देर मेरे खूबसूरत चेहरे को देखा, जहाँ मोहब्बत के 1000 रंग थे, मगर सब झूठे थे। वे अच्छे से जानती थी। तो तुम्हें पता चल गया कि मेरे पापा के वकील दोस्त ने मुझे ढूंढ लिया और पापा की आखिरी वसीयत के हिसाब से उनके करोड़ों की जायदाद मेरे चाचा को नहीं बल्कि मुझे मिलेगी। तुम जान चुके हो, इसलिए मोहब्बत का ड्रामा रचाने आए हो ना। गजल की हकीकत जानकर तो माँ की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वह सोच भी नहीं सकती थी जिस लड़की को उन्होंने नौकरानी बनाकर रखा हुआ था वह करोड़ों की मालकिन है। और जब मुझको भी ये बात पता चली तो मैं दौड़ता हुआ उसके कदमों में बैठा हुआ था, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मुझे ये पहले से ही पता लग चुका था। गजल उसकी भी सारी दौलत अपने नाम लगा चुकी है, इसलिए हमेशा की तरह सब हासिल करने के लिए मोहब्बत से बड़ा ड्रामा कोई नजर नहीं आया था। मैं मगर भूल चुका था, एक हथियार से एक ही बार बार किया जा सकता था। बार बार नहीं, मैंने अपनी लालच और आदत के साथ दुबई में भी झंडा गाड़ दिए थे। मैंने सफीना की बुटीक की कमाई में चोरी करनी शुरू कर दी थी और खूब पैसे अपने अकाउंट में बटोर रहा था। जब एक दिन रंगे हाथों पकड़ा गया था तब मुझ पर ऐसा खुलासा हुआ जिसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी थी, और कुछ देर के लिए तो मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मुझे जब ये सच्चाई पता चली कि सारा बुटीक मुझे मेरे हाथ में इसलिए दिया गया था ताकि मैं रंगे हाथों पकड़ा जाऊं और फिर कभी दुबई के जेल को तोड़कर निकल ना सकूं। मैं अपनी लालच में इस तरह अंधा हो गया था कि मैं देख ही नहीं सका था, इसलिए जाल बिछता गया था जिसमें मैं बुरी तरह से फंस चुका था। ये सब किया था। सफीना कौन है ये जानकर तो मेरे दिमाग की बत्तियां खुल गई थी। सफीना ने बहुत बुरा फंसा दिया था। सफीना जो रिफा की चचेरी बहन थी। मैं हिंदुस्तान में रिफा को छोड़कर तो भाग गया था और रिफा मुझे पागलों की तरह मोहब्बत करती थी। मेरे दुबई आने के बाद वह जुनूनी हो गई थी, उसे दौरे पड़ने लगे थे। सफीना उसे संभाल कर थक गई थी, मगर रिफा की हालत ठीक नहीं हो रही थी और वे दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सफीना ने मुझको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तो उसे ना मिला, मगर कंपनी के अकाउंट डीलर मैनेजर मिल गए, जिससे साफ था कि मैं सारी चीजों का सफाया करके भाग चुका हूँ। और जब सफीना ने रिफा को मेरी असलियत बताई तो रिफा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी।
उसे हार्ट अटैक हुआ और वे इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रिफा को मुझसे मोहब्बत थी, वह इसलिए मर गई। मगर सफीना के अंदर जो आग जल रही थी वह किसी हाल भी बुझने का नाम नहीं ले रही थी। और तब सफीना को वो मिली जो रेखा की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। लेकिन मुझसे मिलने के बाद रिफा ने अपनी सारे दोस्तों को छोड़ दिया था, मगर उस एक बेस्ट फ्रेंड ने रिफा को नहीं छोड़ा था। उसने ही सफीना के गुस्से को ठंडा किया था और उसने मेरे ही तरीके से मुझे हराने का मंसूबा बना लिया था। वे दोनों मुझे ढूंढ रही थी। जब उन्हीं दिनों उन्हें पता लगा कि मैं दुबई जाने के लिए तैयार हूँ, तो सफीना ने दुबई में ही मेरे लिए जाल बिछाने का सोचा और वहाँ अपने एक शबनम नाम की दोस्त से मिली जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और उसी का ही बुटीक था जो उसने कुछ टाइम पहले ही सफीना के हवाले कर दिया था और सफीना ने फिर वो बुटीक मेरे हवाले कर दिया था। सफीना मेरे हर हरकत पर नज़र रखे हुए थी और बेवकूफ़ बनकर मुझे यकीन दिला रही थी वह उसकी मोहब्बत में अंधी और गूंगी बहरी सब हो गई है। मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और रंगे हाथों पकड़ा गया। मैं बुरी तरह से फंस चुका था, लेकिन हार मानने वाली मेरी जात नहीं थी। मैं किसी तरह सफीना के चुंगल से भाग निकला और फिर मौका देखते ही दुबई से वापस हिंदुस्तान लैंड कर गया था। मैं सफीना को चकमा देने में कामयाब हो चुका था, मगर हिंदुस्तान आकर मैं कंगाल हो चुका था। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं कुछ दिन होटल में ठहरा, फिर अपना आलीशान घर बेचने का इरादा बनाया। जब रजिस्ट्री ऑफिस गया तो मुझे जो बात मालूम पड़ी, मैं गुस्से के मारे बेहाल था। अपने घर पहुंच नहीं सका था क्योंकि मेरा घर अब मेरी माँ के नाम पर नहीं बल्कि मेरी दूसरी बीवी गजल के नाम पर था और वह घर उसी हाल में बेचा जा सकता था जब गजल चाहेगी। पैसे निकलवाने के लिए भी कोशिश की, लेकिन अकाउंट भी खाली कर चुकी थी गजल। और तब मैं कोर्ट में अपने घर के लिए केस करने का फैसला कर लिया था। जिस वकील के पास गया वह इत्तेफाक से गजल का वकील भी था। उस वकील ने वसीयत वाली सारी बात बता दी। खुशी से झूम उठा था। मैं खाली हाथ नहीं रहा था। मेरे पास अभी भी गजल थी और उसको अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता था। तो मैं एक और मंसूबा बनाया और घर पहुंचकर उसके कदमों में बैठ गया था। उसे लगा था वो बेचारी गजल होगी बेवकूफ़ सी जो उसकी बातों में आ जाएगी, लेकिन गजल की बात सुनकर मुझ पर घड़ों का पानी गिर गया था। वह इतनी बेवकूफ़ नहीं थी जितना उसे समझ लिया था। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बल्कि तुम मेरा ये घर और ये सब पैसे रख लो। मुझे उसमें कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं तुम जैसी पत्नी को खोना नहीं चाहता जो मेरे ना रहने पर भी मेरे साथ वफादारी की है। मैंने तड़प कर अगला पत्ता फेंका था। शायद कुछ तो निशाने पर लगे, शायद मेरी किस्मत खराब थी। मैं कुछ भी बोल रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी बातों में गजल तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली थी। गजल कहने लगी, अच्छा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मगर सफीना के ठेंगा दिखाने के बाद वह ठहाका लगाकर हंसी थी। उसकी हंसी से मुझको अपना सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ था। मैं थूक निगलते फटी फटी आंखों से गजल को देख रहा था। उसे तो सब पता था जो भी मैं करना चाहता था और जो मैं करके आया था। मैं बुत बनकर खड़ा उसे देख रहा था। वह ये सब कैसे जानती थी। इस वक्त घर का दरवाजा खुला। बहुत सारे कदमों के भागने की आवाजें आने लगी थी। उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता और वहां से भाग कर चला जाता, पुलिस ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस के साथ वह भी आई थी। सफीना खा जाने वाली नजरों से मुझे देखते हुए मेरे मुंह पर थूक गई थी। मैं बेबसी से सिर्फ देखता रह गया था। पुलिस मुझको गिरफ्तार करके ले गई थी और पीछे बची थी बेसहारा बूढ़ी माँ, जिसके चेहरे पर उस वक्त इतनी बेबसी थी जैसे वह इतनी मासूम हो। लेकिन सच तो ये था, इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ ही थी, जिन्होंने मेरे परवरिश पर ध्यान न दिया, मुझे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझे अंधा लालच और हवस को भर दिया। सिर्फ पैसे और अच्छी जिंदगी के लिए, उस लग्जरी जिंदगी के लिए उन्होंने अपने ज़मीर को मार दिया था। इतना सब कुछ करने के बाद वह कहाँ खड़ी थी, वह अच्छे से जानती थी। उनके पास कोई घर न था, न दौलत रही। अब तो सिर्फ सदमा और मोहताज बुढ़ापा था। सफीना तो चाहती थी माँ को कहीं दूर फेंकाए, जहाँ से उसे उठाने वाला कोई ना हो, खिलाने वाला कोई ना हो। गजल ने सफीना का गुस्सा ठंडा किया, जैसे वह हमेशा करती थी। माँ के लाख बुराइयों के बाद भी मेरी माँ पर इतना तरस खाया था कि उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ दिया, क्योंकि मैं तो अब बाहर आने वाला नहीं था और माँ को मेरे लिए रोते हुए, मुझे याद करते हुए जिंदगी बितानी होगी। गजल और सफीना सब काम निपटाकर बाहर निकले तो वे दोनों के चेहरे पर बड़ा सुकून था। रिफा को इंसाफ दिलाया। रिफा का इंसाफ दोनों ने कर दिया था। रिफा वाकई बहुत बेवकूफ़ थी, वरना एक लालची और मक्कार इंसान की मोहब्बत में मरकर कभी अपनी जान से प्यारी दोस्त और बहन को छोड़कर ना जाती। एक गलत आदमी के लिए मरकर उन दोनों को रोता हुआ छोड़ गई थी।
और उन दोनों ने रोते रोते भी रिफा का बदला ले लिया था। मगर अब भी कुछ था जो बाकी था, कुछ ऐसा जो उन दोनों लड़कियों के दिमाग में कांटा बना हुआ था, और वह था जो उन दोनों का मुझ जैसे मक्कार इंसान के साथ मेरा रिश्ता। दोनों लड़कियां मेरे निकाह में थी और वे दोनों अपनी इस बात को तौहीन समझ रही थी। अपनी तौहीन दोनों को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं थी। सफीना को गुस्सा जल्दी आ जाता था, इसलिए गजल ने उसे घर रुकने को कहा। खुद तलाक के कागज लेकर जेल पहुंची थी। मुझसे मिलने मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी और मेरे बीच में मेज पड़ा हुआ था जिस पर कागज रखे हुए थे। मैं यहाँ आकर भी सुधरा नहीं था, बल्कि खा जाने वाली नजरों से गजल को देख रहा था। गजल दोनों बाजू टेबल पर रखे और आगे को झुककर बैठते ही बोलना शुरू किया। मैं रिफा के साथ थी उस दिन जब वो पहली बार तुम्हें दुकान में आई थी और तुम्हें देखते ही तुम पर दिल हार बैठी थी। मेरी और रिफा की 4 सालों की दोस्ती थी जिसमें कभी उसने मेरी शक्ल, मेरी गरीबी की वजह से मुझे कोई ताना नहीं मारा और ना ही उसने मुझे कभी ऐसी बात की। उस दिन जब मैंने तुम्हें कहा वह शक्ल से तो शरीफ है लेकिन आंखों से शातिर लगता है, उसी दिन रिफा ने मुझे बुरी तरह से बेइज्जत करके मुझसे दोस्ती खत्म कर दी थी। वह तुम्हारे प्यार में पागल होने लगी थी। अपने पागलपन में वह किसी की नहीं सुनने वाली थी। उसने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। मेरी हैसियत मेरे घर में गिर गई थी क्योंकि मेरे माँ बाप मर चुके थे। जब से रिफा से दोस्ती हुई थी मेरे चाचा चाची ने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया था क्योंकि हर महीने मुझे पैसे देती थी। मुझे रिफा से कोई लालच नहीं था, लेकिन मैं देख रही थी तुम्हारे साथ वह खुद को तबाह कर रही थी और तुम उसे लूट रहे थे, लेकिन मैं उसे कुछ न बता सकती थी, न समझा सकती थी क्योंकि वह तुम्हारी मोहब्बत में अंधी और बहरी दोनों हो चुकी थी। इसलिए मैंने उसके चचेरी बहन को सब बताया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। आधे से ज्यादा उसकी जायदाद हथिया चुके थे, मगर सफीना के आने का सुनकर तुम बुखला गए थे और भाग खड़े हुए। तुमने दुबई जाने का इरादा किया। तब से ही हमने तुम्हें फॉलो करना शुरू किया और फिर तुम सफीना से टकरा गए। यहाँ हिंदुस्तान में तुम्हारी माँ की नौकरानी मरियम को हमने पैसे देकर साथ मिला लिया और वह हर बार हिंदुस्तान में तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी के लिए उस्काती रही। और जब तुम आए और तुम्हारी माँ के कान भर दिए थे तो मरियम ने भी मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए बता दिया। मेरी तुमसे शादी हो गई। मैंने तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहती थी। वह जो तुमने मेरी दोस्त से धोखे से ले लिया था मैंने सब वापस ले लिया। तुम्हारी माँ बहुत बेवकूफ़ औरत थी और जब सास बनी तो खुद को बड़ी समझने के चक्कर में और ज्यादा बेवकूफ़ बनती गई और वह दिमाग सिर्फ मेरे लिए इस्तेमाल करने लगी और मैंने मौके का फायदा उठाकर सब ले लिया। वो मुझे नचाकर खुश होती रही और मैं ये सोचकर उसे खुश होने का मौका देती रही कि एक दिन तुम दोनों माँ बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। तुम दुबई से भाग आए। यहाँ तुम्हारे लिए मंसूबा तैयार रखा गया था ताकि तुम सीधे आकर मेरे पैरों में गिरो। तुम और वह वकील भी हमारे साथ मिला हुआ था। रिफा मेरी दोस्त थी जो तुम्हारे लिए मर गई। अब रिफा को सुकून होगा। तुम जेल में और तुम्हारी माँ उस वृद्ध आश्रम में सिसक सिसक कर मर जाओगे। और वैसे भी मैंने तुम्हारी माँ को ऐसी ऐसी दवाइयाँ खिलाई हैं, अब वह जब तक जिंदा रहेगी अपने पैरों पर खड़ी ना हो सकेगी। बूढ़ी ऊपर से मोहताज जिंदगी। तुम्हें और तुम्हारी माँ को शर्म तो अब भी नहीं आई होगी और ना ही दोनों अपने किए पर पछताओगे। तुम दोनों इंसान नहीं हो। मैं तुम दोनों को इंसान नहीं मानती। इंसान तो गलती और गुनाह को जानने के बाद एहसास तो करता है, मगर शैतान शर्मिंदा नहीं होता। तुम दोनों शैतान हो। शैतानों को कैद में रहना चाहिए। बहुत हो गई बातें, अब इन तलाक के कागजों पर दस्तखत करो। तुम्हारी पत्नी होना गलीज से बढ़कर कुछ नहीं। मैं गुस्से से उसे देखता रहा, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता था, मगर दिल में इरादा बांध लिया था जब यहाँ से निकलूंगा तो उन दोनों को सबक सिखाऊंगा। मगर मैं खुद तसल्ली ही दे रहा था। मैं जेल से कहाँ निकल पाता। जितना पक्का काम गजल और सफीना ने कर दिया था, सारी जिंदगी यहाँ से निकल नहीं सकता था। इस पेपर पर साइन करो। जब वहाँ से वह निकली तो उसके दिल पर एक सुकून सा फैला हुआ था। आज वह अपनी दोस्त के लिए एक अच्छी दोस्त साबित हुई थी, जिसने अपने दोस्त का बदला अच्छे से लिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।